आइए दोस्तों, नमस्कार। आइए आज फिर से ये चंद्र आईएएस का मंच आपके लिए आईपीसी की बातें लेकर आया है, जो कुछ जरूरी चीजें हैं। अभी हम आईपीसी पे कुछ चर्चा कर रहे थे। पहली क्लास में हमने थोड़ा बहुत उस लेक्चर में कुछ चर्चा किया है कि आईपीसी आई कैसे, उसकी हिस्ट्री क्या थी, क्या जरूरत पड़ी आईपीसी को लाने के लिए। लॉर्ड मैकाले साहब के बारे में हमने थोड़ा सा चर्चा की है। फर्स्ट लॉ कमीशन के बारे में हमने चर्चा किया। उसके बाद कैटेगरी ऑफ ऑफेंसेस के बारे में हमने चर्चा किया कि आखिर कैसे कैसे ऑफेंस आ रहे हैं। और फिर हमने बात किया एलिमेंट्स ऑफ ऑफेंस में कि आखिर ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे जिनको एग्रीगेट कर दिया जाए, जिनको एक जगह कलेक्ट कर दिया जाए तो आईपीसी के तहत ऑफेंस बन जाता है, अपराध बन जाता है। ये खासकर आज यूपीएसआई के लिए स्पेशल है, इसमें कुछ खास चीजें हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। और सारे क्लासों में थोड़ा बहुत सिविल जज का भी एक आध दो मैटर हम दे देते हैं जरूर, लेकिन आज मान के चलिए कि खासकर चीजें यूपीएसआई के लिए चलेंगी, थोड़ा सा मैराथन वाली स्थिति में चलेंगी कि कहाँ क्या स्थिति है, तेज चलेंगी। आइए, पिछली चीजों में जो हमने बताया आईपीसी में उसकी बात हो गई थी, जिसमें हमने आपसे बताया था कुछ चीजें कि अपराध के तत्व क्या हैं, एलिमेंट्स ऑफ ऑफेंस क्या हैं। अब देखिए एक और कहता है, दो सवाल पूछता है आपके यूपीएसआई में, ध्यान रखिएगा आप लोग। एक तो पूछता है अपराध के तत्व और दूसरा पूछता है अपराध के चरण। ये आपकी प्रिपरेशन को पूछता है। पहला पूछता है कि एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, एलिमेंट्स ऑफ ऑफेंस, जिसमें हमने आपसे बताया था कुछ चीजें कि वहां आपका सबसे पहला क्या होना चाहिए, मानव होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, आपकी मेंसरिया होनी चाहिए, जिसको आप बोलते हैं दुराशय। और तीसरा आपका हमने इसमें बताया था क्या होना चाहिए, मानव हो गया, ये हो गया। उसके बाद एक ये हमने आपको बताया कि उसके लिए एक प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, क्या कि कोई न कोई कार्य किया जाए। क्या कार्य किया जाए, एक्ट किया जाए या ओमिशन किया जाए। मतलब क्या किया जाए, कुछ कार्य हुआ हो या उसका लोप हुआ हो। और चौथा हमने आपको बताया था, क्या बताया था, याद कर लीजिएगा कि अपराध जो है, जो कार्य किया गया है वो अपराध के रूप में क्या हो गया हो, के रूप में पूर्ण हो गया हो। ये चार चीजें अपराध के तत्व के बारे में बताया गया था। अपराध का पूर्ण हो गया हो, इसका मतलब क्या है, इसको आप सीधे सीधे समझिए, किसी व्यक्ति को क्या हुई हो, क्षति हुई हो। इसको रहने दीजिए, अपराध पूर्णता रहने दीजिए यहाँ पे। इसको अभी हम दूसरे क्लास में लेके चलते हैं। चौथा क्लास आपका ये बता रहा है कि किसी न किसी उस व्यक्ति को क्षति हुई हो। ये आपके यूपीएसआई में पूछ रहा है। दूसरा आपके यूपीएसआई में पूछ रहा है अपराध के चरण, स्टेप, कौन कौन सा स्टेप होगा हमको ये देखना है। ये चीजें पूछती है, ऑप्शनल में पूछता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछता है। और एक आध दो दे देगा, एक आध दो नहीं देगा, वो आपसे पूछ लेगा कि इनमें कौन कौन सा है। तो देखिए पहला क्या कह रहा है अपराध के चरण में। अभी इसको हम आपको एक एक चीज समझाते भी चलेंगे। पहला तो हिंदी में ध्यान रखिएगा, कह रहा है किसी अपराध को करने के लिए आशय की जरूरत है। इसकी अंग्रेजी क्या आएगी मित्रों, इंटेंशन की जरूरत है। हमने आपसे मेंसरिया उस दिन पढ़ाया था, पिछले क्लास को आप लोग रिवाइज करिए, पिछले क्लास को याद करिए, क्या कहा था हमने मेंसरिया पे आपको बताया था। अभी हम बताएंगे मेंसरिया, फिर बताएंगे मेंसरिया। जब तक आईपीसी पढ़ाएंगे मेंसरिया हमारा आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। एक तो पहला कहा उसने आशय होना चाहिए, फिर उसने क्या कहा, उस आशय के बाद क्या होनी चाहिए मित्रों। भाई अगर आपको कोई अपराध करना है, मान लीजिए आपको यहीं से निकाल लीजिए, रटने की बात छोड़ दीजिए। ए है, बी को मारना चाहता है, ठीक है, ये होगा आईपीसी के तहत। मान लीजिए हम आईपीसी के तहत धारा 302 का अपराध कराने जा रहे हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, अगर ए बी को मारना चाहता है तो सबसे पहले जो हमने आपसे वर्ड बताया चाहता है, चाहता है का मतलब क्या है कि ऐसे ए जो है, ए का इंटेंशन क्या है, बी को मारना चाहता है। आपको रटने की जरूरत नहीं, यही समझ लेंगे, सब एकदम खत्म, खेला खत्म। चाहे जहां पूछे, चाहे यूपीएसआई में पूछे, चाहे सिविल जज में पूछे। देखिए ए बी को मारना चाहता है, चाहता है का मतलब क्या, उसका इंटेंशन क्या है, बी को मारना। अपराध का पहला चरण, बी को मारना चाहता है, इंटेंशन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ
एनी ऑफेंस। दूसरा क्या कह रहा है, अब चाहता है बी को मारने जलेगा तो ऐसे थोड़ो गला दबा के मार देगा। 302 का अपराध करने जा रहा है, हो सकता है कट्टा बंदूक लेके जाए, लाठी लेके जाए या वो औजार, कुछ ना कुछ तो तैयारी करेगा मित्रों। ऐसे थोड़ो है कि झाड़ फूंक भी करके अगर किसी को कोई मारेगा, मान लीजिए अगर कोई धर्म में इस अंधविश्वास में विश्वास करता हो, किसी भी तरीके से कुछ करे तो 302 अगर उसकी जान लेगा तो पहले प्लान बनाएगा, दूसरा उसके लिए तैयारी तो करेगा। तो जब उसकी तैयारी हो गई, अब वो तैयारी कर रहा, अभी मैं एक एक चीज बताऊंगा आपसे। तैयारी के बाद क्या कह रहा है, जब आप तैयारी करेंगे मित्रों तो प्रयास भी तो करेंगे। तैयारी करके घर में तो बंदूक बंदूक लेके बैठेंगे नहीं कि घर में बंदूक रखी है इसका मतलब भी मर गया, नहीं, ऐसा नहीं। आप लोग को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको, उसके साथ साथ क्या करना पड़ेगा, प्रिपरेशन के बाद, इसको बोलते हैं भैया हिंदी में प्रयत्न, सॉरी अटेम्प्ट, सॉरी इसको पूरा ही लिख दें, अटेम्प्ट हो गया और ये हो गया प्रिपरेशन। ठीक है, उसके बाद प्रिपरेशन के बाद चौथा क्या कह रहा है, जब आपने किया, ये क्या कहा, पहला आशय इंटेंशन हुआ, दूसरा क्या तैयारी हुआ, तैयारी किया, प्रिपरेशन किया आपने, प्रिपरेशन के बाद कोई ना कोई अटेम्प्ट तो करेंगे, प्रयास तो करेंगे मारने का, वही प्रयास तो है जरूरी। ठीक है, जब प्रयास ही नहीं करेंगे तो काम कैसे होगा। उद्यमेन हि सिद्धन्ते कार्याणि न मनोरथै न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे में। आपके सोचने से आपके मुंह में, आपके पेट में भोजन नहीं आएगा। शेर जो है अगर सोता रहे तो उसके सोचने से तो हिरण उसके मुंह में प्रवेश नहीं करेगा। क्या कहा गया, उद्यमेन हि सिद्धन्ते, आपको कुछ पाने के लिए करना पड़ेगा। उद्यमेन हि सिद्धन्ते कार्याणि न मनोरथै, सिर्फ तैयारी अकेले से सोचने से तो कुछ नहीं होगा, चाहे अपराध हो चाहे कुछ हो। उद्यमेन हि सिद्धन्ते कार्याणि न मनोरथै न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे में। कुछ तो करना पड़ेगा, चाहे अपराध करना हो चाहे जो कुछ करना हो, तो आपको करना पड़ेगा। और जब करना है तो बाबा रामदेव क्या कहते हैं, करने से होता है। तो अपराध क्या हो गया, जवाब होगा पूर्ण हो गया। क्या हो गया, अपराध अब पूर्ण हुआ। तो ये अपराध के जो चरण हैं, यही चरण आपको ध्यान देना है। ये मैं आज मैंने आपसे कहा सिविल जज का कोई पॉइंट विशेष में नहीं दूंगा, आज ज्यादातर मैं यूपीएसआई और सामान्य चीजें दे रहा हूँ। सिविल जज के लिए किसी दिन पढ़ाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा हो जा रहा है। जब भी अगर हम सिविल जज को पढ़ाने की कोशिश करेंगे तो एक पॉइंट पे हमको 2 दिन लग जाएगा, एक एक पॉइंट पे टाइम लगेगा, और यूपीएसआई वालों के लिए नुकसान हो जाता है। ठीक है, तो उनका चूंकि ये क्लास खासकर उनके लिए चल रही है, तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा मैं तेजी ले रहा हूँ कि जो उनके लिए जरूरी है। जब सिविल जज वाले आप लोगों के लिए भी विशेष किसी न किसी बीच बीच में आएगी चीजें, लेकिन फिर भी जब कभी आपकी डिमांड होगी तो आपके लिए अलग से भी हम बीच में देते रहेंगे। ठीक है मित्रों, आइए अब ये अपराध के चरण की बात हो गई। अब इसको एक एक चीज थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए। इसको हटा देते हैं, चलो अब यहां से समझते हैं। इसकी अंग्रेजी भी हटा दे रहे हैं, क्योंकि यूपीएसआई वालों को अंग्रेजी बता दूंगा जरूर। आशय, हमने कल आपसे मेंसरिया की बात की थी, मेंसरिया की बात की थी। बिना किसी मेंसरिया के, बिना मेंसरिया के, मेंसरिया इज द बैकबोन ऑफ एनी ऑफेंस। आप ये समझ लीजिए, जैसे आप एफआईआर को कहते हैं कि एफआईआर इज द बैकबोन ऑफ एनी ऑफेंस, उसका कोई सब्सटेंटिव कहीं कोई यूज नहीं है, वो सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं है, लेकिन फिर भी एक मदद मिलती है। लेकिन यहाँ तो मेंसरिया इज सब्सटेंटिव रोल, ये सब्सटेंटिव रोल अदा कर रही है। किसमें, किसी ऑफेंस को क्लेरिफाई करने के लिए, किसी ऑफेंस को प्रूफ करने के लिए मेंसरिया इज द बैकबोन। ठीक है, मेंसरिया मतलब आशय, और वो आशय कैसा हो, अच्छा आशय नहीं, दुराशय। हमने आपसे कहा मेंसरिया मतलब दुराशय होना चाहिए। तो सबसे पहला तो आपका आशय हुआ। दूसरा हमने आपसे क्या बताया था, तैयारी भी होनी जरूरी है, उस काम के लिए तैयारी होनी जरूरी है। कुछ अपराधों में आप तैयारी भी करते हैं, जैसे हर अपराधों की तैयारी दंडनीय नहीं है, ध्यान रखिएगा, हर अपराध की तैयारी दंडनीय नहीं है मित्रों। लेकिन आईपीसी बहुत सारे ऐसे अपराधों की चर्चा करती है जिनकी तैयारी भी दंडनीय है। लूट के, अब एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए, चोरी की तैयारी दंडनीय नहीं है, लूट की तैयारी दंडनीय नहीं है। आप घर में बैठ के बहुत तैयारी करिए,
हम बहुत प्लान बना लिए, हम अपने जेब में कैंची ले लिए, ब्लेड ले लिए, चल रहे हैं स्टेशन पे जेब काटेंगे, सब तैयार करके अपने बैग में रख लिए। हमने किसी का जेब नहीं काटा, चोरी की हमने तैयारी की, तो लूट की तैयारी दंडनीय है, चोरी की नहीं है। लेकिन डकैती, उसकी तैयारी दंडनीय। तो बहुत सारे ऐसे अपराध हैं आईपीसी में, उसकी हम एक एक चर्चा करेंगे आने वाले दिनों में। ध्यान रखिएगा कि कुछ चीजों की तैयारी भी दंडनीय है, चाहे उस अपराध की पूर्णता हुई हो या ना हुई हो। ठीक है, तो उसके लिए तैयारी भी करना दंडनीय। जैसे राजद्रोह है, सेडिशन है, जिसको आप कहते हैं सेडिशन। खैर इस समय बड़े विवाद में है वो, सरकार की आलोचना में भी लोगों पे ऐसा कुछ हो जा रहा है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा कि सरकार की आलोचना करना देशद्रोह की श्रेणी में नहीं आता। और फिर भी ध्यान रखिए, अभी भी जो सेडिशन वाला सेक्शन है, धारा देशद्रोह वाली, इस पे विचार विमर्श चल रहा है, कुछ कहा नहीं जा सकता इस पे क्या करेगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। खैर जो है हम उस पे चर्चा करते हैं। ठीक है, अब आते हैं प्रयत्न। किसी अपराध की तैयारी भी दंडनीय है, लेकिन प्रयत्न में क्या कह रहा है? प्रयत्न में तो आप सीधा सीधा देख लीजिए, प्रयत्न भी दंडनीय है। 302 अगर किसी की जान गई तब तो 302 हो गया, मर गया। लेकिन 307 क्या है? अटेम्प्ट टू मर्डर। तो आप देखिए, अटेम्प्ट टू मर्डर, बहुत सारे ऐसे अपराध, अटेम्प्ट टू थेफ्ट, चोरी के लिए प्रयत्न, हर प्रयत्न तो आपका हर अपराध के लिए दंडनीय है। कुछ विशेष हो सकता है कहीं एक आध ऐसे अपराध हो जो छूट जाएं, लेकिन सामान्य रूप से देखा जाए, अबेटमेंट जिसको आप दुष्प्रेरणा कहते हैं, किसी को उकसाना, उसका भी अबेटमेंट, कल्पेबल होमिसाइड का भी अबेटमेंट, सुसाइड का भी अबेटमेंट। ठीक है, हर चीज का जो प्रयत्न है, आप देखेंगे मैक्सिमम अपराधों का, हमने तैयारी के लिए कहा, मैक्सिमम अपराधों की तैयारी दंडनीय नहीं है। कुछ अपराध हैं ऐसे जिनकी तैयारी भी दंडनीय है, लेकिन प्रयत्न मैक्सिमम ऑफेंसेस का, मैक्सिमम अपराधों का जो प्रयत्न है वो दंडनीय है। मित्रों ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसे होंगे, देखना पड़ेगा, याद नहीं है हर चीजें, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं कि ज्यादातर चीजों की प्रयत्न, मान लीजिए ए है, बी है, यही एग्जांपल ले लेते हैं भैया, किसी का नाम हम नहीं लेंगे। मान लीजिए क्लास में किसी का नाम हो जाए तो वो उचित नहीं पड़ता। ए और बी को लेकर चलते हैं, ये दोनों अमर हैं, अजय अमर हैं अल्लाह के क्लास में, ना कभी मरते हैं ना कुछ होता है इनका, ए बी हमेशा रहते हैं। ए बी के घर में जाता है, या बी मान लीजिए बस से उतरा या ट्रेन से उतरा, यहां एक एग्जांपल लेते हैं अटेम्प्ट का। बी बस से उतरा या ट्रेन से उतरा, ए जो है ये चोरी करता है, चैन उतारता है, जेब काटता है, जेब कतरा। ठीक, अब ए ने कोशिश की कि बी की जेब में हाथ डाल ले और बी की जेब से जो भी पैसे डी की जेब में हो या जो भी कुछ मूल्यवान चीज हो उसको ए ले ले। इसका मतलब क्या, वो चोरी करने जा रहा था। अब मान लीजिए ये बहुत होशियार आदमी निकल जाए, पैसा चोर जेब में रखा हो, या बहुत सारे खतरनाक लोग हैं, आजकल तो एटीएम का जमाना आ गया, डिजिटल पेमेंट का जमाना आ गया, तो कोई जेब में पैसा बहुत कम लोग रखते हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा वही रखते हैं। अच्छा, अब ए बी की जेब में हाथ डाला और संयोग से बी का जेब खाली था, बी की जेब में कुछ नहीं था, और जैसे ही ए ने हाथ डाला बी के जेब में, बी हाथ पकड़ लिया, मतलब ए पकड़ा गया। अब ए यह कहे, ए किसके काम के लिए गया था? पैसा चोरी करने, लेकिन पैसा नहीं मिला। अब ए ये कह दे कि पैसा चोरी करने गए थे, पैसा तो मिला नहीं, तो चोरी कहां हुई? तो क्या उसको इस बात के लिए रेलवे स्टेशन पे माला पहनाया जाएगा, भैया फिर से ट्रेनिंग करके आओ, सही चोरी सही जेब में हाथ डाला करो? ऐसा तो नहीं, दंड तो मिलेगा, पिटाई वही हो जाएगी, चाहे आपको पैसा मिला हो या ना मिला हो। आपने क्या किया? उसका प्रयत्न किया, चोरी का प्रयत्न किया। तो भैया मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको एक उदाहरण था, ऐसे आपको लाखों उदाहरण मिलेंगे जिसमें जिस अपराध को करने में उसका प्रयत्न भी दंडनीय है। ठीक है, समझ गए? चलो आगे चलते हैं। अब देखिए, जब ये सब हो गया भाई, मान लीजिए अगर वो पैसा पा जाता, फिर पकड़ा जाता, कुछ भी होता, अपराध पूर्ण हो गया,
तो ये मेरा मतलब ये था कि अपराध के चरण की बात करता है। एक बहुत संक्षिप्त रूप में मैंने आपको बताया कि अपराध के चरण में अपराध के इतने चरण होते हैं, इसी तरीके से हर एक स्टेप पे जाते हैं, तब जाके कहीं अपराध बन जाता है। अब आइए मित्रों, आपको थोड़ा सा कुछ इंडियन भारतीय दंड संहिता के कुछ खास प्रावधानों की तरफ आज आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है। ये तो एक सामान्य बात है। अच्छा हाँ, एक चीज और है, चलिए आते हैं इधर। जो धारा 1 है, धारा 2 है, ये सब चीजें आपसे बात करेगी। सबसे पहले वो आपसे पूछेगा भारतीय दंड संहिता की धारा 2, इसका मतलब क्या है धारा। मैं इसको सेक्शन हटा देता हूं, धारा 2 की मैं बात कर रहा हूं। धारा 2 और धारा 3 और धारा 4, ये आप समझ लीजिए, इसकी जो बेसिक चीजें हैं। कंफ्यूजन होता है बहुत से लोगों को, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, आज ये आपकी समस्या खत्म हो जाएगी अगर इसको सही तरीके से समझ लिए तो। 2, 3 और 4, धारा 2, धारा 3 और धारा 4 सिर्फ इस बात के बारे में चर्चा, जैसे धारा 1 कह रही है। अच्छा हाँ, छोड़िए, अभी थोड़ा सा आपसे धारा 1 के बारे में भी बता दें, वो ज्यादा जरूरी है। एक नया पॉइंट आया है, उसको बता दें, फिर यहां आते हैं। धारा 1 जो है सेक्शन 1, ये सिर्फ आईपीसी के एक्सटेंड की बात करता है कि आईपीसी लागू कहां तक हो रही है। आप हर एक्ट की धाराओं में देखेंगे, उसमें लिखा रहता है कि यह जो है भारतीय दंड संहिता जम्मू कश्मीर के सिवाय पूरे भारत में लागू होगी, या भारतीय दंड संहिता फलाना अधिनियम पूरे भारत में लागू होगा। इसका मतलब क्या है कि वो कैसा ला है, वो ऐसा ला के बारे में बात कर रहा है मित्रों कि उसका एप्लीकेशन कहां तक है, वो स्टेट वाइज है कि सेंट्रल है कि किसी विशेष म्युनिसिपैलिटी ला है, या कोई यूनिवर्सिटी एक्ट है जो उस यूनिवर्सिटी के लिए ही बना है। हर जगह का अपना अपना कानून है। तो धारा 1 भारतीय दंड संहिता की सिर्फ ये कह रही है कि भारतीय दंड संहिता एप्लीकेबल कहां कहां तक होगी, मतलब इसका क्षेत्र कितना होगा, इसी बारे में चर्चा करें। देखिए क्या कह रहा है आईपीसी। सीधे तो पहले कह रही थी कि भारतीय दंड संहिता जम्मू कश्मीर को छोड़ करके पूरे भारत में लागू होगी, ये मान लीजिए एक सामान्य प्रोविजन इसका है। लेकिन अभी आपको एक नया चीज, यहां से आपसे सवाल पूछा जाएगा, इसलिए मैं बता रहा हूं। एक डेट ध्यान रखिएगा मित्रों, 31 अक्टूबर 2019, 31st डे ऑफ अक्टूबर 2019 इज द, क्या है ये एक इसको कहा जाता है भारत का एक ऐसा इतिहास जो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। बहुत दिनों से लोगों को इस बात की उम्मीद थी, इस बात की आशा थी, इस बात का इस दिन की जो है इंतजार था कि कोई ऐसा दिन आए जो जम्मू कश्मीर और भारत के बीच जो ये 2 ध्वज, एक राष्ट्र और 2 ध्वज वाला सिद्धांत चल रहा है, इस पे थोड़ा सा झगड़ा खत्म हो, और देश में जितनी जल्दी झगड़ा खत्म होगा उतनी जल्दी देश विकास की ओर अग्रसर होगा। ध्यान रखिएगा, ये मैं किसी भी गवर्नमेंट या किसी भी संस्था के लिए नहीं कह रहा हूँ, इस सबके लिए अप्लाई है कि ये अच्छी बात हुई कि भारत और के बीच जो अविभाजित अंग जम्मू कश्मीर था, उसके बीच जो आपसी संघर्ष था, वैचारिक मतभेद था, उसमें अभी वैचारिक मतभेद तो खत्म नहीं हुआ, लेकिन जो सीमाओं के अंतर्गत मतभेद था उन पे बहुत कुछ कंट्रोल कर लिया गया। ये डेट क्या है मित्रों, ये डेट थी 31st डे ऑफ अक्टूबर 2019। इस डेट को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक लाया गया और इसी दिन राष्ट्रपति ने इस पे अपनी स्वीकृति दे दी। इसकी स्वीकृति का प्रभाव क्या हुआ कि आज से, इसी दिन से भारत के जितने भी अधिनियम थे, सारे अधिनियमों में यह बात कह दी गई कि एक चीज हट गया, जो लिखा जाता था एक्सेप्ट द स्टेट जम्मू एंड कश्मीर। कहां फलाना भारत हर जगह अप्लाई होगा, जम्मू कश्मीर में नहीं होगा, ये हर अधिनियम से हट गया। इसका मतलब क्या है कि भारत के जो भी लाभ बने वो कहां के लिए लागू हो गए, संपूर्ण भारत के लिए। यही तो अविभाजित भारत है मित्रों,
यही तो सब कुछ, इसी की तो सबको आशा थी, इसी का इंतजार था कि एक राष्ट्र दो निशान खत्म हो और चीजें क्या है, एक राष्ट्र एक निशान एक तिरंगे के नीचे हर व्यक्ति क्या करे, अपने कानून का पालन करे, स्वस्थ लोकतंत्र की स्थापना करे, जिसपे वर्तमान सरकार हो चाहे जो सरकार हो हमेशा प्रयासरत रही है। कोई ज्यादा सफल हुआ है, कोई कम सफल हुआ है, ठीक है, इसको किसी राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना है। संपूर्ण भारत पर लागू हुआ। तो आज आपके लिए एक नया सवाल बन के खड़ा हुआ है यूपीएससी वाले मित्रों, भावी दरोगा लोग, कि अगर अगला सवाल आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन भारत के सारे कानून जम्मू कश्मीर राज्य पर भी अप्लाई हो गए, तो मित्रों ये डेट मत भूलिएगा, 31 अक्टूबर 2019। ये सीधे सीधे इसी दिन से अब किसी भी सेक्शन में किसी भी धारा में आप ये नहीं पढ़ेंगे कि यह जो है विधेयक, यह अधिनियम जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ करके संपूर्ण भारत पे लागू होगा, नहीं, अब संपूर्ण भारत पर लागू है। तो इस डेट को ध्यान रखिएगा। ये धारा 1 की मैं बात बता रहा था। अब आइए धारा 2, 3 और 4 पे जो हम अभी बैक हुए थे उस पे चर्चा करते हैं। धारा 2, धारा 3 और धारा 4 ये क्या है, इसका पर्पज क्या है, ये धाराएं क्यों रखी गई हैं, इसका मतलब, इसका एप्लीकेशन। जैसे उसने कहा धारा 1 ने कि भारतीय दंड संहिता है, इसका एप्लीकेशन जम्मू कश्मीर में नहीं होगा। मान लीजिए या आज ये स्थिति आई कि जम्मू कश्मीर में भी होगा, तो ये तो बात आ गई। लेकिन अब ये कह रहा है कि जो अपराध होंगे वहां पे आईपीसी कहां लागू होगी, ये धारा 2, धारा 3 और धारा 4, सेक्शन 2, 3 और 4 इस पे अपनी अपनी चर्चा कर रहे हैं, अलग अलग नतीजों पर पहुंचते हैं, अलग अलग कार्य क्षेत्र होता है, अलग अलग इनकी व्याख्या होती है, लेकिन सबका मकसद सिर्फ एक है, आईपीसी का एप्लीकेशन। ठीक है मित्रों, आइए देखिए क्या कह रहा है। धारा 2 क्या कह रहा है? धारा 2 ये सिर्फ ये कह रही है भारत के अंदर जो भी भारत के अंदर किए गए अपराध, यहीं से हम आपको बता दे रहे हैं किए गए अपराध, ठीक है। धारा 3 और धारा 4 ये थोड़ा सा अलग है, ये थोड़ा सा टेक्निकल है। धारा 3 ये भारत से बाहर किए गए अपराधों की बात करती है, किए गए अपराध। और धारा 4 भी यही बात करती है कि भारत के बाहर किए गए अपराध। बस एक अंतर यह है कि धारा 3 जो है उसका स्पेसिफिक फॉर्म बताती है, और जो धारा 4 है सेक्शन 4 वो उसको ब्रॉडली एक्सप्लेन करती है। मतलब धारा 4 धारा 3 का ही एक विशिष्ट रूप है, स्पेसिफिक फॉर्म है। क्या कि जैसे धारा 3 ने बता दिया कि आपको इस रास्ते से जाना है, तो धारा 4 बता रही कि इस रास्ते में ये मोड़ पड़ेगा, आप इधर से ना होकर के इधर से जाएंगे तो सीधा पहुंच जाएंगे। मतलब क्या बता वही कुछ रही है, बस वो थोड़ा सा उसका एक्सप्लेनेशन ब्रॉडली कर रहा है धारा 4। अब देखिए क्या कह रहा है। धारा 2 कह रहा है मित्रों कि जो भी अपराध भारत के अंदर होंगे, देख लीजिए चल रहा है, भारत के अंदर किए जा रहे हैं उन अपराधों की चर्चा कर रहा है। कि जैसे हमने आपसे कहा जम्मू कश्मीर में कोई अपराध होता तो इसके पहले कुछ दूसरा कानून चल रहा था, वहां रणधीर दंड संहिता चल रही थी, भारतीय दंड संहिता का कोई एप्लीकेशन नहीं था। लेकिन द डेट ऑफ 31 डे ऑफ अक्टूबर 2019 के बाद अब क्या स्थिति आई, ये कह रहा है कि भारत के अंदर जो भी अपराध किए जाएंगे सब पर भारतीय दंड संहिता का एप्लीकेशन होगा। मतलब क्या, भारत के अंदर किए गए अपराध, अब वो अपराध कौन कर रहा है मित्रों, यही देखना है। इस पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करेंगे कि क्या है भारत के अंदर जो भी अपराध कर रहा है। अब देखिए ये क्या कह रहा है, हम इस पे लेते हैं भी धारा 2 पर। भारत के अंदर चाहे वह भारतीय हो, चाहे वह विदेशी हो, चाहे वह एनआरआई हो, कोई भी हो, नॉन रिलायबल इंडियन, कोई भी हो मित्रों, देसी हो, विदेशी हो, अंग्रेजी हो, हिंदी हो, कोई भी व्यक्ति अगर भारत के अंदर अपराध कर रहा है तो उसके ऊपर भारतीय दंड संहिता के नियम
जो भी का प्रावधान है उससे उस व्यक्ति के ऊपर उसी का अनुपालन किया जाएगा। मतलब क्या, वह व्यक्ति उन्हीं धाराओं के तहत सजा पाएगा या उन्हीं धाराओं के तहत बचाव मिलेगा उसको जो भारतीय दंड संहिता में बताई गई हैं। बस उसने अपराध कहाँ किया हो, भारत के अंदर। ये धारा 2 बता रही। अब धारा 3 और धारा 4 कह रही है, धारा 3 एक स्पेसिफिक प्रोविजन दे रही है कि ऐसे अपराध जो भारत के बाहर किए जाएंगे वहां भी आईपीसी का एप्लीकेशन होगा, आईपीसी लागू होगी। बस उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रही है धारा 4। ये क्या कह रही है आप देख लीजिए। ये कह रही है 2 चीजें। इसने कहा धारा 4 ने कि मान लीजिए, इसको हम आपको एक उदाहरण से बता देते हैं। मान लीजिए अगर कोई, सबसे पहले कहता है कि भारत में रजिस्टर्ड, ये कह रहा है अगर कोई शिप है या कुछ भी है, ये इसका मतलब सीधे समझिए, अगर ए और बी, ए जो है भारतीय है और बी जो है लंदन का, ए जो है भारत के बाहर गया और लंदन में इसने कोई ऐसा अपराध किया जो, ये भारतीय है ध्यान रखिएगा, ये लंदन में जाकर के कोई ऐसा अपराध किया जो भारतीय दंड संहिता में दंडनीय है। तो ये धारा 4 कह रही है और धारा 3 कह रही है कि ए का अगर कभी भी गिरफ्तारी हुई, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के तहत जब भी प्रत्यर्पण हुआ, तो ए के ऊपर कौन सा कानून लागू होगा, भारतीय दंड संहिता, भले ही अपराध कहां किया हो, बाहर किया हो। अब दूसरी चीज, यही काम 2 में कह रहा था कि अगर कोई विदेशी भी है वो भारत के अंदर आकर के कोई ऐसा काम कर रहा है, या ए जो है बी नामक जहाज से, मान लीजिए ये एयर इंडिया की जहाज है, एयर इंडिया की जहाज है बी, और इसका रजिस्ट्रेशन कहां हुआ है, इंडिया में। अब ए अगर बी नामक जहाज पे, मतलब जो इंडिया में रजिस्टर्ड जहाज है, इसके तहत वो कहां जा, 2 ही चीजें चल रही है, एयर इंडिया एयरलाइंस, इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया। मान लीजिए बी नामक जहाज से जो इंडिया में रजिस्टर्ड है, इससे वह कहीं भी विदेश गया। अब अगर विदेश गया तो उस जहाज में भले ही, जैसे ही भारत का क्षेत्र छोड़ा, 12 नॉटिकल मील क्रॉस किया, भारत की सीमा खत्म। अब मान लीजिए वह किसी दूसरे राज्य की, दूसरे देश की सीमा में घुसा है और उसके साथ कोई ऐसा अपराध हो रहा है, कोई ऐसा कार्य हो रहा है जिसको भारतीय दंड संहिता में दंडित किया गया है, माना गया है। तो वह रजिस्टर्ड पोत हो, चाहे जहाज हो, चाहे पानी की जहाज हो, चाहे जो हो, अगर उस पे कोई अपराध किया गया है तो उसको भले ही किसी विदेशी ने किया हो या भारतीय ने किया हो, जो व्यक्ति अपराधी है उसके ऊपर कौन सी कानून लागू होगा, भारतीय दंड संहिता। आपकी जहाज अमेरिका में उतरी, अमेरिका के किसी भी एयरपोर्ट पर आपकी जहाज उतरी और आपकी ही जहाज है जो आपकी इंडिया में रजिस्टर्ड है, वहां अगर किसी विदेशी ने या वहां किसी व्यक्ति ने आपके साथ कोई अपराध किया तो क्या लागू होगा, भारतीय दंड संहिता। यही 3 और 4 का मकसद है कि भारत के बाहर भी लागू होगा और भारत के बाहर कोई भी ऐसी जो चीज जो भारत के बाहर गई है लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन इंडिया में हुआ है, वहां धारा 3 और 4 कह रही है कि वहां आईपीसी लागू। ठीक है, तो ये मेरा मतलब ये था आपको समझाने का कि जो लोगों के बीच में धारा 2, 3 और 4 का कंफ्यूजन होता है, ये कंफ्यूजन आपके दिमाग से हट जाए कि ये कुछ और नहीं कह रहा है। जैसे मान लीजिए आज हम नीरव मोदी या विजय माल्या को ले लें, मेहुल चौकसी को ले लें, खासकर ये लोग आज भी नहीं है, चुनाव आने आता है तो फिर ये लोग आने जाने लगते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज देखिए, जैसे ही अब ये मान लीजिए विजय माल्या वहां है, आज ये किए तो जो इन्होंने जो भी अपराध किया है वो इंडिया में किया है, ये वहां जाकर के अगर कोई फ्रॉड करते हैं और वहां से बैठ करके, अब देखिए जो साइबर हैकिंग है, साइबर हैकिंग जो है, या जैसे मान लीजिए पेगासस इस समय चल रहा है, पेगासस की इंक्वायरी कमीशन
बहुत सारे उस पे जांच आयोग बैठने की मांग हो रही, बहुत कुछ है। अब जो पेगासस है वो यहाँ की तो एजेंसी है नहीं। मान लीजिए इजराइल की हम बात कर ही लेते, ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें, इजराइल की बात कर लें, जो भारतीय क्षेत्र नहीं, वहां से बैठ करके, चीन से बैठ करके कोई आपके कंप्यूटर पे, जो धारा 5 आगे आकर के बताती है कि आपके कंप्यूटर पे बैठ करके कोई साइबर हैकिंग कर ले, आपका डाटा हैक कर ले। अब मान लीजिए कि इजराइल की मैं बात कर रहा हूँ, पेगासस की ही मैं बात कर ले रहा हूँ। अगर मान लीजिए वहां पे ये बातचीत वैध हो कि किसी व्यक्ति के साथ जो है उसकी जो है पर्सनल हैकिंग, उसके कंप्यूटर की हैकिंग, साइबर हैकिंग की जा सकती है, तो मान लीजिए इजराइल जो है, इजराइल में वैध हो और इजराइल में बैठ करके लोग यहाँ इंडिया की सारी साइबर हैकिंग कर ले जाएं, तो क्या इजराइल का उस व्यक्ति जो हैकर है उसको सम्मानित किया जाएगा कि नहीं भाई आपके यहाँ तो वैध है, कानून में वैध है, तो कोई दिक्कत नहीं? नहीं, यही तो भारतीय दंड संहिता कह रही है कि भले आप विदेश में बैठे हैं, लेकिन अगर ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट जो इंडिया में रजिस्टर्ड है, अगर उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं आप, या कोई ऐसा संस्था, ऐसी संस्था भाई वो रजिस्टर्ड है, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत उसका रजिस्ट्रेशन हुआ, या भारत सरकार का उपक्रम है, या मान लीजिए कोई ऐसा उपक्रम है जो भारत से संबंधित है, रजिस्ट्रेशन उसका भारत का है, तो मित्रों आप चाहे जितना आपके यहाँ स्वच्छंदता हो, अगर आप मेरे मसले में अड़चन डालते हैं तो आपको कानून बख्शेगा नहीं। तो यही धारा 2 और 3 और 4 का सार है। ठीक है, इसको आप लोग समझ लीजिए। इस पे जो कोई सवाल होगा वो आप लोग हमसे फिर पूछिएगा, जो भी आपके पास सुविधा होगी उस सुविधा के तहत आप पूछिएगा, इस पे बताएंगे। अब जो आपका अगला टॉपिक चलेगा उसमें आपके लिए कुछ खास चीजें आएंगी, जो अब आईपीसी की रीड चलेगी। अब मतलब मेरे कहने का मतलब ये सब चीजें बेसिक चीजें थी, अब आईपीसी की धाराएं चलेंगी जो भारतीय यूपीएसआई वालों के लिए जरूरी हैं। अब जो मेन सिद्धांत है हम उन पर चर्चा करेंगे। एक दिन आधे घंटे क्या 10-20 मिनट की चर्चा होगी परिभाषा पे, जो आपसे परिभाषाएं पूछी जाती हैं उन परिभाषाओं पे चर्चा हो जाएगी। उसके बाद जो है मित्रों, जो मेन फैक्ट है उस पर हम लोग चलेंगे। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहिए, हाँ लेकिन रिवाइज जरूर करते रहिए, हर चीजों को रिवाइज करते रहिए, तभी चीजें याद होंगी। क्योंकि आपको मेरे साथ लगना पड़ेगा, मैं अकेले नहीं काम कर सकता। मेरा मतलब ये है कि मैं सिर्फ आपको पढ़ा सकता हूँ, बता सकता हूँ, लेकिन लगना आपको पड़ेगा। ठीक है, तो लगे रहिए, आगे बढ़िए। ये हमारी आप लोगों के साथ शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।